नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में आपके लिए हम बिजनेस न्यूज़पेपर्स के जो सबसे बढ़िया आर्टिकल्स हैं वो पिक करके लाए हैं और उनको हम एनालाइज करेंगे। उन इवेंट्स, फाइनेंशियल इवेंट्स, बिजनेस इवेंट्स का क्या असर होगा आपकी लाइफ पर, आपको हम ये बताएंगे एंड आप इस वीडियो को देख करके एक बिजनेस न्यूज़पेपर को एनालाइज करना और पढ़ना भी सीखेंगे। तो अगर आपको ये पसंद है तो ज़रूर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोस को लाइक करते रहिए ताकि ये और लोगों को भी रिकमेंड हो। शुरुआत करूँगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, हम हर एक आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे कि ये आर्टिकल किस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिकली। अब सबसे पहला जो आर्टिकल हमने hyundai के आईपीओ का रखा है, क्योंकि कई सारे लोग आजकल स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या सोच रहे हैं निवेश करने का। साढ़े 28,000 करोड़ के करीब का ये आईपीओ और इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। Hyundai की बहुत सारी कार्स है, i10, i20, क्रेटा एंड काफी सक्सेसफुल रही है ये कंपनी इंडिया में। तो अब ये फाइनली इंडिया के स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रही है। 28,000 करोड़ का आईपीओ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि 28,000 करोड़ की कंपनी होगी, कंपनी तो बहुत बड़ी है। 28,000 करोड़ इन्हें मार्केट से लेना है, लोगों से लेना है। तो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल फर्म, इसकी वैल्यूएशन होगी करीब 1.59 ट्रिलियन रुपीस। यस, तो वैल्यूएशन कितनी है? 1.59 ट्रिलियन रुपीस, मतलब 1.59 लाख करोड़। एंड इनके जो शेयर्स हैं यहाँ पे, ये इशू करेंगे पब्लिक के लिए, ये होंगे 27,856 करोड़। एंड काफी सारे फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स, मैं कहूंगा सॉवरेन फंड्स, जो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने में इस कंपनी में, Hyundai इंडिया में। वैसे इसके ऊपर हमने एक वीडियो स्पेशली बनाई थी कुछ ही दिन पहले, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इसके पहले भी कुछ बहुत बड़े आर्टिकल आए हैं। बस एक चीज को लेकर सवाल है, वो है इशू साइज। 27,500 28,000 करोड़ का इशू साइज जहां आज तक आया है, उन कंपनी से पैसा दिया नहीं है, रिटर्न दिया नहीं है कभी ज्यादा। स्पेसिफिकली आईपीओ के पहले 6 महीने तो बहुत बुरे गए उन कंपनीज के लिए, चाहे आप एलएससी की बात करें, चाहे आप पेटीएम की बात करें, कोल इंडिया की बात करें, जीआईसी की बात करें। आते हैं अगले आर्टिकल पर। पीक पावर डिमांड टू ग्रो एट 7% CAGR फॉर 5 years, सीईए चीफ। मैं इंडिया के पावर डिमांड की बात कर रहा हूं। मुझे याद है कि एक वक्त था जब लोग पावर कट से बड़े परेशान रहते थे ऑल ओवर इंडिया। अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन पहले से हमने काफी इंप्रूव की है। हम लोग पावर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट भी करते हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज को। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी भी लेकिन बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इंडिया में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना आज, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर एक एवरेज रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो हमारे पास ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रहे हैं। जैसे कि पावर सेक्टर ही देख लो, इंडिया में अभी पावर सेक्टर में बहुत काम बाकी है, एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 7% के CAGR, 7% के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा अगले 5 साल तक। तो इंडिया का पीक पावर डिमांड, जो पीक डिमांड है पावर के लिए, जो बढ़ रहा है 6% रेट से, अब ये और 7% से बढ़ेगा अगले 5 सालों में, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे जैसे कंपनीज खुल रही हैं, नए नए इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो ऑफकोर्स पावर डिमांड पहले से ज्यादा इंक्रीज होगा। एंड जैसे जैसे लोगों का लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो रहा है ना, अब देखो पहले से ज्यादा एसी, कूलर, फ्रिज लोगों के घर पे होते हैं, तो पावर डिमांड एडिक्वेटली इंक्रीज होता रहेगा और पावर कंपनीज के पास ग्रोथ के लिए काफी बढ़िया पोटेंशियल रहेगा। तो पावर एक ऐसा सेक्टर है जहां हमें लगता है कि एक सेफ हमें हार्बर करने के लिए मिलेगा अपने कैपिटल को। एक सेफ हार्बर है हमारे कैपिटल के लिए, प्लस ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास कितनी सारी पावर कंपनीज है जिनके इस साल रिटर्न भी बहुत बढ़िया रहे। और इसका रीजन क्या है? सबसे पहले एनर्जी ट्रांजिशन। यस, एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत बढ़िया रीजन रहा है कि स्टॉक्स ने इतना बढ़िया रिटर्न दिया है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स, एंड यहां मैं बात करूंगा पावर जनरेशन एंड पावर ट्रांसमिशन, इन सबको काफी बढ़िया आगे के लिए उम्मीदें हैं। और उसका एक ही रीजन है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे पावर ट्रांसमिशन कंपनीज के पास भी बहुत फायदा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बात चल रही है एनटीपीसी, टाटा पावर की, ये सारे चार्जिंग स्टेशन बनाने वाले हैं और शुरू कर दिया इन्होंने चार्जिंग स्टेशन बनाना भी। इसके बाद मैं बात करूं एनर्जी कंपनीज में, अगर आप एनर्जी जनरेशन की बात करिए तो देखिए कितने बड़े बड़े सोलर पार्क्स बन रहे हैं हमारे यहाँ, सोलर पावर। राइट, हम लोग शिफ्ट करना चाहते हैं कोल से, हम लोग शिफ्ट करना चाहते हैं सोलर की तरफ और दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ। तो
नई अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत आ रही हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी लुक्रेटिव जगह रहा है और बाहरी निवेश भी देखिए एफडीआई पावर सेक्टर में अच्छा खासा आया है पिछले 5 सालों में। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इकोनॉमिस्ट लेस सर्टेन प्रोजेक्ट एफवाई 25 ग्रोथ एट 6.8%। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2025 के ग्रोथ की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ की और इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि वो लेस सर्टेन है और प्रोजेक्ट कर रहे हैं 6.8% का ग्रोथ रेट। कई सारे इकोनॉमिस्ट इस बार अग्री नहीं कर रहे हैं किससे, आरबीआई से, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आरबीआई का कहना है कि भाई हमें लगता है इंडिया 2025 फाइनेंशियल ईयर में 7.2% से ग्रो करेगी। लेकिन ज्यादातर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि देखिए रेट जो है ये लोअर लेवल पे रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग वीक हो रहा है। और कल ये कहना था आरबीआई के गवर्नर का, अगर आपने स्पीच सुनी हो, कि ग्लोबली आप देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग वीक हो रहा है, थोड़ा कंजम्पशन भी टेपेड है अभी। एंड यहाँ पे जो assumptions हैं थोड़े से लेस ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। रियल जीडीपी एक्सपेंशन देखें तो ये हुआ है करीब 6.8%। एंड कई सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है ना हमारी आरबीआई की एमपीसी, कल मीटिंग भी थी जिसकी, ये अब टाइम है कि रेट कट शुरू कर दे दिसंबर से, ब्याज दर घटने शुरू हो जाए दिसंबर से, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी एंड तभी ये जो प्रोजेक्शंस है ना 7.2% के, 6.8% के, ये तुरंत अपने आप बढ़ जाएंगे। तो यस, यहाँ पे काफी चीजें डिपेंड करती है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस पे, लेकिन आरबीआई भी कोई जल्दी में नहीं है। आरबीआई को भी आपने देखा कि वो श्योर करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है, हम उससे परेशान नहीं होंगे आगे। और उसके बाद ही ये ऐसे डिसीजंस लेंगे कि आगे हम रेट कट एक बार शुरू करें तो रेट कट ही चलता रहे। तो काफी ग्रोथ मॉडरेशन देखने को मिला है फ्रीक्वेंसी हाई इंडिकेटर्स में, जैसे कोर सेक्टर, पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग, अभी हमने डिस्कस किया था कि हाई तो है, बहुत बढ़िया है, एक्सपेंशन है, लेकिन जो 2 महीने पहले बिल्कुल मैं कहूंगा एक पीक लेवल पे था, वहां से थोड़ा नीचे है। कार सेल्स की भी बात करें तो वहां भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट, देखिए कार सेल्स और ये मोटरसाइकिल सेल्स तो मुझे लगता है ना, अगर ब्याज दर घटे तो काफी बढ़िया यहाँ पे होना चाहिए जो हमारा अब ग्रोथ, अगर मैं कहूँ पैसेंजर व्हीकल सेल्स, या चाहे आप ट्रक्स की बात करें, कोई भी पैसेंजर व्हीकल से लेके आप कमर्शियल व्हीकल्स की भी बात करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर ओवरऑल बात करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर ब्याज दर सस्ते होते हैं तो ऑफ कोर्स मैं कार लेने की सोचूंगा, अगर पहले से कार भी सस्ते हो रखे हैं और ब्याज दर भी अगर कम है तो। जीएसटी कलेक्शन की यहाँ पे देखिए कुछ फैक्टर्स की बात की गई। अब ये लोग लॉजिकली बात करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि देखो हम क्यों बोल रहे हैं कि जीडीपी हमें लग रहा है कि थोड़ा सुस्त रहेगा, क्योंकि जो हमारे कुछ फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है ना, वो थोड़े से मॉडरेट हो गए हैं। जैसे कि कोर सेक्टर नंबर 1 पे, फिर है पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग, हमने डिस्कस किया पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक 60 के आसपास था, वहां से वो 58 59 के रेंज में आ गया, जो बहुत बढ़िया ही है, डेटा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पीक से थोड़ा कम है। पैसेंजर कार सेल्स तो हमने देखा है कम ही है। जीएसटी कलेक्शंस भी इस बार कम हुए हैं। तो यहाँ पे एक एक करके बात की गई है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है। सबसे पहले तो इंप्रूवमेंट हुआ है रूरल कंजम्पशन में। गांव देहात के एरियाज में आप देखिए, अर्बन एरियाज को छोड़ करके, शहर को छोड़ करके जितने एरियाज हैं वहां पे इस बार कंजम्पशन इंप्रूव हुआ है काफी, और इसीलिए एफएमसीजी कंपनीज भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही थी स्टॉक मार्केट में इस बार, क्योंकि अर्बन एरियाज को छोड़ करके रूरल एरियाज में ओवरऑल डिमांड ग्रोथ काफी कम थी कोविड के बाद से, जो अब पिकअप होना शुरू हुई। एंड जब वहां शुरू होगी पिकअप होना, तो हमारे एफएमसीजी कंपनीज काफी बढ़िया रेट से अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को ऊपर लेके जा सकती है। यस, एंड जीडीपी फोरकास्ट का अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क नजर आ रहा है लोगों को, इंडस्ट्रियल डेटा देखकर भी डाउनसाइड रिस्क नजर आ रहा है। पीएमआई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैसेंजर कार सेल्स हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जीएसटी कलेक्शंस करीब सिर्फ 6.5% की ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो 39 मंथ्स में सबसे लोएस्ट है जीएसटी कलेक्शंस की। तो ये सारी चीजों को देख करके ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है इस बार जीडीपी हमारा इतनी ज्यादा रेट से ना बढ़े। आरबीआई होल्ड्स रेट अगेन शिफ्ट स्टैंड्स टू न्यूट्रल। अब कल जिन जिन लोगों ने आरबीआई पॉलिसी मीट मिस कर दी थी, तो ये उनके लिए है, मैं आपको पूरा बता दूंगा इसमें कि कल क्या हुआ। 6 लोगों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है, इसमें होता है 6 मेंबर्स, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमपीसी ही बोलेंगे अब पूरे वीडियो में। एमपीसी डिसीजंस लेती है कि हमारे जो पॉलिसी रेपो रेट है, रेपो रेट आपको सबको पता होगा, जो ब्याज दर है जिस पर इकोनॉमी में अभी लोन लिया जा रहा है बैंक्स द्वारा, उसे क्या रखना है, यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है। एंड ये डिसाइड करती है आरबीआई ये देख करके
कि सबसे पहले इकोनॉमी में ग्रोथ कैसी हो रही है और हमारे जो महँगाई दर है वो कैसी है। अगर महँगाई दर ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो हमें उसे नीचे लाने के लिए रेपो रेट को ऊपर रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिसीज़न ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार तो सेम रहेगा। हमें एक्सपेक्टेड था कि इस बार आरबीआई कुछ नहीं करने वाली, ना बढ़ाने वाली है रेपो रेट को, ना घटाने वाली है। लेकिन अगले साइकिल से अगली बार जब ये मीटिंग होती है, अनाउंसमेंट होती है, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि हमारे जो रेट्स हैं वो नीचे आने चाहिए। जीडीपी डेटा अभी हमने देखा कि थोड़ा-सा वीक होता हुआ नज़र आया है इस बार हमें और आगे की एक्सपेक्टेशन भी वीक रखी गई है और महँगाई दर अब काबू में नज़र आ रही है लोगों को काफ़ी हद तक। फूड इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लमैटिक मैं बोलूँगा चीज़ रही है आरबीआई के लिए स्पेसिफिकली बट फूड इन्फ्लेशन में भी ये सभी आप देख रहे हैं कुछ फूड आइटम्स काफ़ी महँगे हो गए हैं। आप खुद देख सकते हैं पल्सेस से लेके वेजिटेबल्स में काफ़ी बड़े-बड़े प्राइस हाइक आ जाते हैं, अचानक से रेट बहुत बढ़ जाते हैं जिसकी वज़ह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि हम अपने ब्याज दर नहीं घटा पा रहे हैं। तो यहाँ पे डिसाइड क्या किया गया कि यहाँ पे सबसे पहले तो स्टैंस को न्यूट्रल कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। तो ओवरऑल मई 2022 से लेके अब तक हम लोग हॉकिश थे, लेकिन अब हम लोग न्यूट्रल हो गए हैं। तो आरबीआई के अलग-अलग स्टैंस होते हैं, मतलब एक तो होता है हॉकिश, एक होता है डॉविश। डॉविश मतलब कि आगे को लेकर, इकोनॉमी को लेकर और महँगाई को लेके ना पॉज़िटिव इनकी सोच है। लेकिन अगर इनकी सोच नेगेटिव होती है कि नहीं महँगाई बढ़ने वाला है या फिर आप कहिए कि इन्फ्लेशन अभी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, इसे कंट्रोल करना है या आगे और बढ़ जाएगा, तो ये होता है हॉकिश। और यहाँ पे आरबीआई डिसीजंस का क्या रहता है? डिसीजंस रहते हैं इनके कि रेट्स को बढ़ाना है, डोविश में रहता है कि रेट्स को घटाना है। एंड अभी इन्होंने डोविश नहीं किया, अभी इन्होंने क्या किया है न्यूट्रल। तो हॉकिश से न्यूट्रल पे आए मतलब ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, राइट? तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स, स्टॉक मार्केट के लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर में हमारा रेट कट हो जाना चाहिए, जब नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू मीटिंग होती है तो। तो 5 मेंबर्स एमपीसी के उन्होंने वोट किया स्टेटस को के लिए इन रेपो रेट, जबकि एक्सटर्नल मेंबर नागेश कुमार ने वोट किया 25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन के लिए। एंड जितने भी मेंबर्स थे वो यूनानिमस थे स्टैंस चेंज के लिए, जो स्टैंस चेंज किया गया फ्रॉम हॉकिश टू न्यूट्रल। तो ये ओवरऑल मैं कहूँगा हेडलाइन है कल के आरबीआई मीट की। इसके बाद उन्होंने कुछ कमेंट्स भी किए बट हमारे लिए ठीक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना डीप में जाना। जब तक कि आप बिल्कुल डीप डाइव नहीं करना चाहते हैं तो आप उन आर्टिकल्स को एनालाइज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। एंड इन्फ्लेशन जो है लाइकली आरबीआई को लगता है कि एलिवेटेड रहेगा अगर नियर टर्म में। एंड हमें देखना होगा आगे कच्चा तेल किस तरीके से बिहेव करता है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आगे कम होते हैं या नहीं होते हैं। साथ ही इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि ग्रोथ रेट हमारी कैसे रहती है इंडिया की। आते हैं अगले आर्टिकल पर। रेट कट इज इनएविटेबल। अब हमने डिस्कस किया कल की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने क्या किया और इससे क्या होगा। ये एडिटोरियल डिस्कस कर रहा है कि इन्फ्लेशन की लड़ाई के अगेंस्ट अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को ग्रोथ को डीरेल नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को क्या करना है, बैलेंस करना है कि महंगाई दर भी घटे बढ़े ना बहुत तेजी से और ग्रोथ भी होती रहे, इकोनॉमी में ग्रोथ भी नीचे ना आए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को से 6.5% पे रखा है अभी तो अनचेंज, लेकिन राइटर का कहना है कि स्टैंस जो इन्होंने न्यूट्रल किया है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से, ये पॉजिटिव है, काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है कि कब दिसंबर की मीटिंग शुरू हो और वहां से हमारे रेट कट स्टार्ट हो। इनको एक्सपेक्टेड है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट। 25 बेसिस पॉइंट यहाँ लिखा है, मतलब 0.25% को हम लोग 25 बेसिस पॉइंट बोलते हैं। एंड अभी भी हो सकता था रेट कट, इस महीने भी हो सकता था, लेकिन ये वेस्ट एशिया ने हमें परेशान कर रखा है। इज़राइल, गाज़ा, ईरान, हिज़्बुल्लाह, इसके बाद ये लेबनान, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जा रहे हैं। कच्चे तेल के दाम $80 पहुंच जा रहे हैं $70 से। तो आरबीआई को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि महंगाई दर फिर से बढ़ जाए, क्योंकि क्रूड ऑयल का जब दाम बढ़ जाए तो इसका जो इफेक्ट है ये स्पिल ओवर होता है, हर चीज में आ जाता है, हर जगह हमें देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेशन में अपसाइड रिस्क है। अपसाइड रिस्क से अभी थोड़ा कॉशियस रहना होगा हमें। आरबीआई के गवर्नर का यही कहना है, शक्तिकांता दास जी का। जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, जो इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा था कुछ-कुछ सेगमेंट्स में, वहाँ थोड़ा अब हमें कंट्रोल होता हुआ नज़र आया है। जो ग्लोबल प्राइसेज़ ऑफ कमोडिटीज़ हैं, वो भी कम है। चाइना के फैक्टर जो था, एक लोगों को लग रहा था चाइना में ग्रोथ शुरू हुआ है, तो कमोडिटी प्राइसेज़ तो बहुत बढ़ जाएँगे, लेकिन ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा कि कमोडिटी प्राइसेज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। सारे आप कमोडिटीज़ देखिए, मेटल से लेके बाकी सब काफ़ी नीचे चल रहे हैं इस वक़्त। एंड यहाँ पे हमें सेंट्रल बैंक
को देख के नज़र आ रहा है कि काफ़ी सैटिस्फाइड हैं प्राइस सिचुएशन से। इनको कॉन्फिडेंस है कि जो हमारा टारगेट है ना इन्फ्लेशन का 4.5% का, ये ज़रूर कम होगा। ये ज़रूर हम अचीव करेंगे एंड वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना शुरू करेंगे। तो इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये अंडरशूट कर सकता है मार्च तक नेक्स्ट ईयर एंड ये 4% टारगेट तक जा सकता है। लिक्विडिटी एडिक्वेट रही है सिंस द गवर्नमेंट हैज रिज्यूम्ड स्पेंडिंग आफ्टर द इलेक्शंस। लिक्विडिटी बढ़िया रही है, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग देखिए इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है नए प्रोजेक्ट्स आने बंद हो जाते हैं, मार्केट में पैसे कम हो जाते हैं थोड़ा, लेकिन जब गवर्नमेंट वापस अपनी सरकार बनाती है, आती है, उसके बाद क्या होता है मार्केट में फिर से प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, कैपिटल इन्फ्यूजन शुरू होता है। अब देखिए कितने सारे पैसे अभी इन्वेस्ट किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, बाकी सारी चीज़ों में अनाउंसमेंट्स हुई है, तो इसका असर भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे बॉन्ड मार्केट्स भी क्लियरली दिखा रहे हैं कि 6.7% तक का हमारा यील्ड आ गया है गिर करके एंड दिसंबर में रेट कट यहाँ पे इनेविटेबल है। एक प्रॉब्लम है बैंक्स की, डिपॉजिट्स की, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है बट एचडीएफसी ने अभी कहा है कि उनकी डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हुई है, जो देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एंड क्रेडिट ग्रोथ से काफ़ी इन रिलेटिव बेसिस पे क्रेडिट ग्रोथ से काफ़ी बढ़िया डिपॉजिट ग्रोथ हुई है। सो बैंक्स में डिपॉजिट जितना आएँगे बैंक्स तभी तो उसको लोन दे पाएँगे उसका। सो ये काफ़ी बढ़िया सिचुएशन हमें यहाँ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अ गुड चेंज, ये गुड चेंज है बैंक्स के लिए। सो अभी बैंक्स ना पिछले 2-3 महीने से आप देखिए स्टॉक मार्केट में ही परफॉर्म नहीं कर रहे बैंकिंग सेक्टर। यही रीज़न था बस कि यार डिपॉजिट्स आ नहीं रहे बैंक में और क्रेडिट की डिमांड इतनी है, लोग लोन तो माँग रहे हैं लेकिन लोन पैसा डिपॉजिट कर नहीं रहे हैं। ये एक ट्रबलसम इश्यू था हमारे लिए। तो क्रेडिट ग्रोथ जो है ये स्लो हुआ है। अगर आप जीएसटी कलेक्शन देखिए, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन देखिए, पिछले आर्टिकल में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, ये सब कुछ नीचे आ चुके हैं अपने पीक से। सारे सॉफ्ट हो चुके हैं पहले से। मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स यहाँ पे काफ़ी सफ़र कर रहा है। एक्सपोर्ट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था 10 दिन पहले। काफ़ी एक एक्सटेंसिव आर्टिकल था कि एक्सपोर्ट्स में हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस वक़्त। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने की बहुत ज़रूरत है कुछ। आते हैं अगले आर्टिकल पे और ये है मोर अपसाइड इन ज़ोमैटो स्टॉक बट कॉम्पिटिशन इज़ आल्सो राइजिंग। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ज़ोमैटो की। जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स हैं, कई लोग ज़ोमैटो यूज़ करते होंगे, या स्विगी यूज़ करते होंगे, इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट यूज़ करते होंगे या फिर वो शेयर मार्केट में निवेश करते होंगे, एसआईपी करते होंगे या शायद इंटरेस्ट ही रखते होंगे। सबको ज़ोमैटो का नाम पता होगा। ज़ोमैटो मैं बोलूँगा एक अंडररेटेड कंपनी थी जब मार्केट में आई, क्विक कॉमर्स सेगमेंट निकाल दिया, अब तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें निकाल दी, तब तो सिर्फ फूड डिलीवरी इनका मेन फ़ोकस था और सबने कहा था इनके आने के बाद कि नहीं ये कंपनी नहीं चलने वाली, लॉस मेकिंग कंपनी हम क्यों खरीदेंगे? बट कई इन्वेस्टर्स ने पूरा सपोर्ट दिखाया इन्हें एंड अब इन्होंने काफ़ी बढ़िया ग्रोथ और रिवॉर्ड्स दिए हैं। ज़ोमैटो का शेयर ₹50 से आज करीब-करीब 300 तक भी जा चुका है, ऑलमोस्ट 300 अभी टच नहीं किया है। सो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को इन्होंने। एंड ज़ोमैटो अब ब्लिंकिट को भी ओन करता है एंड फेस ऑफ कर रहा है किसके अगेंस्ट? इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो के अगेंस्ट एंड यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, रिलायंस, बिग बास्केट सारी बड़ी कंपनीज़ आ रही हैं 10 मिनट डिलीवरी में। ये जो 10 मिनट डिलीवरी सेगमेंट है, जो सबको लग रहा था कि ये भी सबको ऐसे ही लग रहा था, ये नहीं चलने वाला। 10 मिनट डिलीवरी लोग कह रहे थे विल बी अ फेलियर बट हमें दिख रहा है कि वो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था एंड लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं आज। इस बार दिवाली पे एक्सपेक्टेड है कि करीब $1 बिलियन के इक्विवेलेंट ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू अगर आप देखें तो इतना सामान बिक सकता है। सर्वे इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर्स प्रिपेयर्ड हैं कि इस साल काफ़ी पैसा वो खर्च करने वाले हैं। ज़ोमैटो फूड डिलीवरी में लीड करता है और क्विक कॉमर्स में भी। 10 मिनट डिलीवरी में भी ज़ोमैटो लीड करता है सबको। एंड इंटेंस वॉर चल रहा है इस वक़्त मार्केट शेयर के लिए। स्विगी भी अपना आईपीओ लेकर आ रहा है, तो स्विगी और ज़ोमैटो को कंपेयर भी किया जा रहा है। आप देखें तो पिछले 5 सालों में ज़ोमैटो ने काफ़ी मार्केट कैप्चर कर लिया है स्विगी से। ओवरऑल जैसे स्विगी का अभी इंस्टामार्ट फूड डिलीवरी बिज़नेस ग्रो तो बढ़िया करता है, 42% का ग्रोथ है जबकि ज़ोमैटो का 38% है। लेकिन आप देखिए कि ज़ोमैटो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा लीडर है इस सेगमेंट में। ज़ोमैटो का मार्केट शेयर 54% से 58% हो गया। 22 से ते 25 एफवाई 22 से एफवाई 25 में जो आया कहाँ से? स्विगी से आया। एंड जो मंथली ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स हैं, एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स ज़ोमैटो में वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। 20 मिलियन लोग हैं ज़ोमैटो में जबकि स्विगी में 14 मिलियन है। ये वो लोग हैं जो पैसा खर्च करते हैं इनके ऐप पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ऐप इंस्टॉल करके रख दिया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मेट्रिक है एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एडवांटेज यहाँ पे ज़ोमैटो के पास है एज़ अगेंस्ट स्विगी। ज़ोमैटो ने काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग भी की है एंड काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट भी दिखाया है। काफ़ी प्रेडिक्टेबल मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखाया है ज़ोमैटो ने। कहाँ लॉस मेकिंग कंपनी से आज वो काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पे आया है पिछले 2 से 3 सालों में एंड काफ़ी लोगों को गलत प्रूव करके भी दिखाया है यहाँ पे। जो इंस्टामार्ट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है अगर आप ये भी देखेंगे तो ब्लिंकिट से कम है। मतलब
आप एक ऑर्डर मंगवाते हैं इंस्टामार्ट से, ऑन एन एवरेज एक इंस्टामार्ट का यूज़र मंगवाता है ₹200 का, तो एक ब्लिंकिट का जो कस्टमर है, वो ऑन एन एवरेज ₹300 का सामान मंगवाता है। तो एक ऑर्डर भेजने में, डिलीवर करने में कॉस्ट दोनों कंपनीज़ का सेम है। लेकिन एवरेज ऑर्डर साइज़ अगर बड़ा है किसी का, तो वहाँ काफ़ी बढ़िया एडवांटेज मिलता है उसको, प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़िया होता है उनका। तो ज़ोमैटो का जो नया 10 मिनट फूड डिलीवरी ऑफर आया है, वो भी केएफसी, मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग और स्टारबक्स जैसे ब्रांड्स डिलीवर करता है। ज़ोमैटो ने भी ट्राई किया था ऐसा फास्ट फूड डिलीवरी पायलट 2023 में, लेकिन ये स्केल नहीं कर पाया। और जो क्यू कॉमर्स स्केलिंग अप हो रहा है, तो 10 मिनट फूड डिलीवरी स्पेस भी बा काफ़ी भीड़ होने वाली है, तो अब 10 मिनट में आपको खाना भी मिल जाएगा। फास्ट फूड आइटम्स जैसे बर्गर हो गए या केएफसी हो गया, जो ये प्री कुक्ड चीज़ें होती हैं, ये आपको 10 मिनट में मिल जाएँगी। ऑल्दो आई डोंट नो, मैं तो प्रेफ़र करूँगा कि मेरा खाना जो है वो आराम से बन के आए, ठीक है? ऐसा नहीं कि पैक करके रखा हुआ है आपने और वही बस दे दिया। बट स्टिल ये अगर पॉपुलर होता है, तो ये कंपनी ज़रूर इसमें भी जाएँगी और स्केल ज़रूर करेंगी इसमें। तो हमें देखना होगा कि आईपीओ स्विगी का कैसा सक्सेसफुल रहता है, नहीं रहता है, और आप बताइए कि आप स्विगी के आईपीओ में पैसा निवेश करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? अब रही बात न्यूज़पेपर की, तो आज के लिए बस इतना ही। अब थोड़ा-सा आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, एंड एक फीडबैक मेरे पास अक्सर आता है कि हम वीडियो में और कंटेंट को कवर करें। अब देखिए, हमें बैलेंस क्रिएट करना है क्वांटिटी एंड क्वालिटी का। अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाएँगे, तो क्वालिटी कहीं न कहीं कम होगी, एंड ये भी प्रॉब्लम है कि अगर हम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी कवर कर देंगे, तो आपको कितना याद रहेगा ये इम्पोर्टेंट है। वीडियो 5 घंटे की भी बन सकती है, लेकिन आप 5 घंटे डेली पढ़ के क्या ये रिटेन कर पाएँगे कल सुबह तक? कि नहीं, मैंने ये समझा था, ये कॉन्सेप्ट था, नहीं। सो हम लोग को ये लगता है कि डेली एक नॉर्मल जो आदमी है, जो जॉब कर रहा है, स्टूडेंट है, बिज़ी है अपनी लाइफ में, अगर वो 20 मिनट्स हमारे पास दे रहा है, तो उसे वो सारी चीज़ें याद रहें। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। 2-3 आर्टिकल हो सकता है ज़्यादा कवर हो सकते थे, वो हमने नहीं किए। बट इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम सारे कवर करते ही करते हैं हमारे न्यूज़पेपर की वीडियोज़ में। तो ज़रूर फीडबैक दें, और बाकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी है, इसको लेकर के हम ज़रूर इम्प्रूवमेंट्स और लाएँगे प बाद में। बट करंटली जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, आप ज़रूर बताइए, एंड वी विल फोकस ऑन दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़, एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस सीरीज़ एट ऑल, but keep helping us and keep liking and subscribing our channel. Thank you.